हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से नीट एग्ज़ाम में पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम NCERT में जाकर देखेंगे कि ये क्वेश्चन NCERT से किस जगह से लिया गया है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से पढ़ना है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये नीट 2020 में आया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें फ़ीमेल क्या है कि बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती, एक तरीके से फ़ीमेल का जो है वो गर्भ धारण नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ZIFT एंड IUT। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप NCERT में पेज नंबर 64 पर जाएंगे। तो पेज नंबर 64 पर ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाइगोट या फिर जिसको अर्ली एम्ब्रियो बोला जाता है, जो केवल 8 ब्लास्टोमर्स तक का होता है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसको बोला इन्होंने ZIFT। और जो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा का है उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? यूट्रस में, इसको बोला जाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें NCERT में इस जगह से मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी की सभी इनमें से कौन सी डिसीजेज जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गोनोरोइया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 63 पर जाएंगे, तो पेज नंबर 63 पर ये क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं उनके नाम दे रखे हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये डिसीजेज दे रखी हैं तो आपको फिर गोनोरोइया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमिडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, जितनी भी बीमारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये डिसीजेज ह्यूमन के अंदर किसके थ्रू फैलती हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। इनका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वायरस की डिसीज़ है, बैक्टीरिया की, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जनरल चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीट 2020 में जो री एग्ज़ाम हुआ था कोविड की वजह से, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है वो क्यूरेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस B एंड HIV इन्फेक्शन। जब आप NCERT में जाएंगे पेज नंबर 63 पर, तो पेज नंबर 63 पर एक लाइन क्लियरली यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो लिखी है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस जगह से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अकेला प्रोजेस्टोजेंस या फिर ये ईस्ट्रोजेंस के साथ कॉम्बिनेशन में जो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में मार्केट में आती हैं वो किस फॉर्म में हमें मिलती हैं। कहने का मतलब है प्रोजेस्टोजेंस अकेली या फिर ईस्ट्रोजेंस जो है इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में एक तरीके से आप मान लो कि जो मिलती हैं मार्केट में वो किसके फॉर्म में मिलती हैं, इंजेक्शन ओनली या फिर पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, या पिल्स ओनली या इम्प्लांट्स ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये जो होती हैं प्रोजेस्टोजेंस या ईस्ट्रोजेंस जो है कॉम्बिनेशन या फिर अकेले जो है पिल्स के रूप में मिलती हैं, इंजेक्शन के रूप में भी मिलती हैं और इम्प्लांट भी की जाती हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 61 पर जाएंगे, तो पेज नंबर 61 पर क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये किसके फॉर्म में मिलेगी, यहाँ पे क्लियरली लिखा है पिल्स के फॉर्म में। और फिर बाद में उन्होंने अगले पैराग्राफ में दे रखा है प्रोजेस्टोजेंस एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर द स्किन। इम्प्लांट कहाँ करी जाती है? अंडर द स्किन, मतलब स्किन के नीचे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इनमें से हार्मोन को रिलीज करने वाली कौन सी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या है NCERT में एक पेज पर दिए हुए हैं और वहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन अक्सर ही आता है नीट एग्जाम में। तो यहाँ से आप मान के चलिए नीट 2021 या जो भी नीट आगे होते जाएंगे तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन मिलता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर रट लेना। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 60 पर जाएंगे तो पेज नंबर 60 पर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है हार्मोन रिलीजिंग IUD, इसमें आपको क्लियरली ये दोनों नाम देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है वो पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम ही होगा, अभी एक क्वेश्चन और निकला था कुछ देर पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर सी, जेनाइटल हर्पीज़। जब आप NCERT में पेज नंबर 63 पर जाएंगे तो पेज नंबर 63 पर यहाँ क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा है जिसमें हार्मोन का रोल इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लैक्टेशनल एमेनोरोहिया पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 60 और 61 पर जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए लैक्टेशनल एमेनोरोहिया में लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और आपको मालूम है मेंस्ट्रुएशन में मेन रोल किसका होता है, हार्मोन का, ठीक है ना। इसके बाद आप पेज नंबर 61 पर देखिए, तो पेज नंबर 61 पर आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन इनका कॉम्बिनेशन या फिर एलोन अकेली प्रोजेस्टोजन, तो आपको पिल्स के रूप में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप देखेंगे NCERT में नीचे की साइड में यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में यही तीनों आंसर हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया एक, और एक लैक्टेशनल एमेनोरोहिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आंसर नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो नीट 2018 में आया था, और इसमें बोला गया है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली है जिसको CDRI ने बनाया था, ये लखनऊ की एक वो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसने सहेली टैबलेट कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट बनाई है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि सहेली टैबलेट है वो इनमें से क्या करती है, ठीक है। इनका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 61 पर जाएंगे तो पेज नंबर 61 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। इसमें आपको एक तरफ बीमारियां मतलब डिसीजेज दे रखी हैं और एक तरफ उनके पॉजिटिव एजेंट दे रखे हैं। NCERT में गोनोरोया, सिफिलिस और जेनाइटल वार्ड्स का कहीं भी पॉजिटिव एजेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पेज नंबर 63 पर ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं उनके नाम दे रखे हैं, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव एजेंट नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको पॉजिटिव एजेंट वगैरह इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें गोनोरोहिया का हो जाएगा निजेरिया, सिफिलिस का हो जाएगा ट्रिपोनीमा, जेनाइटल वार्ड्स का हो जाएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और एड्स का आपको मालूम है HIV होता ही है। ये डिसीज़ जो है बैक्टीरिया की हैं, वायरस की हैं। तो उसके लिए आप अपनी कॉपी में या फिर NCERT में ये जो लिखे हुए हैं इनको जाकर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये गोनोरोइया है, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल हर्पीज़, इनके आप नोट कर लीजिए ये, ठीक है। और NCERT में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके नाम दे रखे हैं पेज नंबर 63 पर, गोनोरोइया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज़ और जेनाइटल वार्ड्स था आपका, है ना। तो ये नाम वगैरह इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन इनके पॉजिटिव एजेंट नहीं दे रखे थे, तो वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि कोई कपल है, उसमें जो मेल है, मेल के अंदर क्या है कि स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है, तो कौन सी टेक्निक इनमें से यूज़ करी जाएगी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 64 पर जाएंगे, जब आप इस पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मिलेगा ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि जो कॉपर को रिलीज करने वाली इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं उनमें कॉपर आयन का फंक्शन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। जब आप पेज नंबर 60 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि इनमें से कौन सी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वॉल्व्स। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 60 पर जाएंगे तो आपको वॉल्व्स के अलावा सारे के सारे ऑप्शन IUD में दे रखे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, वॉल्व्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो जो गुजरात में नीट 2017 अलग से लिया गया था उसका क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इन्वॉल्व्स IVF to help women who cannot produce ovum to bear a child। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 64 पर जाएंगे तो पेज नंबर 64 पर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई फीमेल जो है बहुत ज़्यादा लैक्टेशन कराती है। कहने का मतलब है जब उसका बच्चा हो जाता है तो उसके बाद बच्चा जो है माँ के मिल्क के ऊपर जो है डिपेंड होता है। तो जो मदर है वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लैक्टेशन कराती है तो उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन जो है उस टाइम नहीं होता है। इसी को बोला जाता है लैक्टेशनल एमेनोरोइया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरोइया बोलते हैं एक तरीके से अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो किस वजह से ये होता है, बहुत ज़्यादा लैक्टेशन कराने की वजह से। तो इसमें बोला गया है कि ये रीज़न क्या है इसके पीछे, कि अगर लैक्टेशन ज़्यादा कराएगी फीमेल तो फिर ऐसा क्या होता है बॉडी में जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली NCERT से नहीं आया था, लेकिन NCERT में इसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे NCERT में ये किस जगह दिया हुआ है। पेज नंबर जब आप 60 पर जाएंगे तो पेज नंबर 60 पर आपको लैक्टेशनल एमेनोरोइया के बारे में यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे प्रोलैक्टिन वाली बात नहीं दी हुई है। ये जो है 11th क्लास की NCERT में जो लास्ट चैप्टर है हार्मोन वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, तो उसमें वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जाती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बुक की यहाँ पर कटिंग दे दी है, उसको आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो उससे भी आप इसको सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो एम्ब्रियो है जो 16 ब्लास्टोमर 16 ब्लास्टोमर से ज़्यादा का हो जाता है तब उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, या फिम्बरी में, या यूट्रस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यूटेरस। अगर वो 8 ब्लास्टोमर तक का है, ये 16 का यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो 8 ब्लास्टोमर तक का होता, एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमर तक का होता तो फैलोपियन ट्यूब आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में 16 दे रखा है तो आंसर यूट्रस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 64 पर जाएंगे तो पेज नंबर 64 पर क्लियरली दे रखा है एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर। तो आंसर क्या है इसका, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, यूट्रस में। ठीक है, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि इनमें से आपको रॉन्ग बताना है बेसिक्टॉमी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडिमिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा NCERT में पेज नंबर 62 पर। पेज नंबर 62 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है बेसिक्टॉमी के बारे में। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नंबर 61 पर आपको एक डायग्राम दे रखा है बेसिक्टॉमी का, तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो बाइस डिफरेंस है उसको इन्होंने एक तरीके से कट किया है, जिससे कि क्या है कि टेस्टिस में जो स्पर्म बना, वो स्पर्म आपको मालूम है कि टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद
टेस्टिस में जो स्पर्म है बनने के बाद वो वास डिफरेंस वगैरह से होता हुआ फिर सेमिनल फ्लूइड वगैरह यहाँ मिलता है, ये सब के बाद फिर जो है पेनिस से बाहर आता है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो वास डिफरेंस है वो एक पाइप के रूप में था, जिससे एक तरीके से स्पर्म को आप मान लीजिए पानी वो जा रहा है और पेनिस से बाहर आता है। लेकिन अगर हम क्या करें, बीच में से पाइप को ही हमने ब्लॉक कर दिया, देखिए इन्होंने क्या करा, वास डिफरेंस को काट दिया और काटने के बाद उसको बांध दिया, लाइगेट कर दिया। जब इसको बांध दिया और इसको काट दिया तो आपको मालूम है कि एक तरीके से स्पर्म बनेंगे तो टेस्टिस में स्पर्म जो है बनेंगे तो, लेकिन बनने के बाद वो सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाएंगे, आगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा कि इन्होंने बोल दिया कि स्पर्म जो है क्या एपिडाइडिमिस में भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये बात गलत है, टेस्टिस में तो बनेंगे। कहने का मतलब एपिडाइडिमिस, बाय डिफरेंस, रेटी टेस्टिस वगैरह, वास डिफरेंस, या ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पे स्पर्म होगा, लेकिन बाय डिफरेंस से आगे की तरफ स्पर्म नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया ये वाला, नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडिमिस। के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। यहाँ पर आपको बताना है कि हार्मोन को रिलीज करने वाली आईयूडी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, LNG-20। अब आप NCERT में पेज नंबर 60 पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में एक जो दे रखा है LNG-20। और इस पेज नंबर 60 में जो ये वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप ये अपने दिमाग में बस कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नॉन मेडिकेटेड में लिपिस लूप है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे बस 5-6 लाइनें ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव आपको मेथड दे रखे हैं और उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ दे रखा है, तो आपसे बस ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी गलत है एक तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में इन्होंने फिर बोल दिया प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी आपको बताया गया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि वैसेक्टोमी में क्या होता है कि जो वास डिफरेंस होता है या वासा डिफरेंसिया जो होती है उसको कट कर देते हैं और उसको लाइगेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि टेस्टिस में स्पर्म बनना बंद हो जाता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। कहने का मतलब है वो एक तरीके से बीच रास्ते में ही रुक जाता है, जिससे कि आगे नहीं आ पाता वो पेनिस से। ऐसा नहीं होता कि स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप इस जगह को देखेंगे जहाँ पर वैसेक्टोमी का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो देखिए स्पर्म क्या होता है, टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में बनने के बाद वो ऊपर वास डिफरेंस से होता हुआ फिर सेमिनल फ्लूइड वगैरह यहाँ पे मिलता है तो पेनिस से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया वैसेक्टोमी में कि ये जो रास्ता है, बीच वाला जो रास्ता है, बीच वाला रास्ता कर दिया ब्लॉक। जब बीच वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म तो टेस्टिस से बनेंगे लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर इसके बाद आगे वो जा नहीं पाएंगे, इनकी एंट्री है बंद। तो ऐसा कहना गलत है कि वैसेक्टोमी में स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है। स्पर्म तो बनेंगे, ठीक है ना, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पेनिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वैसेक्टोमी। और इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस को देखने के लिए जैसे बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके बारे में देखने के लिए आप NCERT में अलग अलग पेजेस पर जाएंगे। ये जो फिगर 4.1V दे रखा है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये बैरियर मेथड के बारे में यहाँ दे रखा है। जब आप जाएंगे पेज नंबर 60 पर तो यहाँ पर आपको इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में दे रखा है। जब आप जाएंगे पेज नंबर शायद ये 63 है, इस पर जाएंगे तो इस पर आपको हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अमीनो सिंथेसिस के बारे में इन्होंने बोला है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। जब आप NCERT में पेज नंबर 58 पर जाएंगे तो पेज नंबर 58 पर ये पूरा का पूरा जो है अमीनो सिंथेसिस के बारे में पैराग्राफ दे रखा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर जरूर मिल जाएगा। NCERT में क्लेफ्ट पैलेट वाली बात नहीं दे रखी थी तो इसके लिए मैंने आपको अलग से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से ये आंसर क्लियरली मिल जाएगा। क्लेफ्ट पैलेट जो होती है वो अमीनो सिंथेसिस नहीं, वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट करी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं वो क्या होती हैं।
ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से नहीं आया है, ये आपको अपनी कॉपी में एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के अलावा कहीं और जाकर हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर का जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, या स्क्रीनशॉट अभी लेके रख लो, बाद में अपनी कॉपी या एनसीईआरटी में नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। बाकी आपको मालूम है ट्राइकोमोनियासिस या सिफिलिस और या फिर जो एड्स वाली है, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, STD होती हैं। एनसीईआरटी में जब आप पेज नंबर, जो भी ये पेज नंबर है जहाँ पर 4.4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर क्लियरली आपको ये दी हुई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, आप यहाँ पर जाकर इनको देख लेना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चाइल्डलेस कपल है, जिनके मतलब कहने का मतलब उनके बच्चा नहीं है, ठीक है, और उनका जो होता है फीमेल का जो है गर्भधारण हो जाता है किस टेक्निक की हेल्प से, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इन्होंने बोला है कि इस टेक्निक की फुल फॉर्म क्या है। तो इस टेक्निक की फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप पेज नंबर 64 पर जाएंगे तो आपको GIFT की ये फुल फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बोला गया है हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यूटेरस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी NCERT से नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि जो ट्यूबेक्टोमी है इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट करते हो, उसको टाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ये चीज़ होती है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में जहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाली हेडिंग दे रखी है, उससे ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUD है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस पैराग्राफ को आप पेज नंबर जो 60 पर पैराग्राफ है लास्ट, उसको अच्छे से याद कर लेना, वो 5-6 लाइन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा LNG 20। जब आप NCERT में पेज नंबर 60 पर जाएंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये पैराग्राफ है, आपको यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और इस क्वेश्चन का ये भी आंसर सही है, जाइगोट इनटू द यूटेरस। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में जाएंगे पेज नंबर 64 पर, तो पेज नंबर 64 पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि IVF की टेक्निक में जो है एम्ब्रियो का जो ट्रांसफ़र है वो देखो यूट्रस में भी है और आपको कहाँ पर है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब में भी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में से अगर फिर भी एक क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना पड़े तो आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि इनमें से बर्थ कंट्रोल का कौन सा लीगल मेथड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 62 पर जाएंगे तो पेज नंबर 62 पर जब आप ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इस जगह से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्थी डोनर इनटू द वेजाइना। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 64 पर जाएंगे तो पेज नंबर 64 पर आप जब ये यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अमीनो सिंथेसिस में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जॉन्डिस। क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दे रखे हैं क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, सेक्स ऑफ द फीटस, डाउन सिंड्रोम। इनके लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 58 पर जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लैब में ओवम का
फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसको यूट्रस में कौन सी स्टेज में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मोरूला। एक चीज़ ध्यान रखना, NCERT में 64 पेज नंबर पर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर एम्ब्रियो जो है अगर वो 8 ब्लास्टोमस तक का होगा तो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो यूट्रस में कौन सा ट्रांसफ़र किया जाएगा एम्ब्रियो? मोर देन 8 ब्लास्टोमर। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा का होगा तो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब आप ऑप्शन में वहाँ पर जाकर देखिए, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमर स्टेज, तो इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि यूट्रस में कौन सा भेजा जाएगा? 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा की स्टेज। तो इसमें बाद में दे दिया 2 ब्लास्टोमर, तो ये भी गलत हो गया। अब आप मोरूला को देखिए, इसका आंसर मोरूला है। जब आप NCERT में पेज नंबर 52 पर जाएंगे तो पेज नंबर 52 पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो लिखा हुआ है द एम्ब्रियो विद 8 to 16, इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे 8 to 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड अ मोरूला। तो कहने का मतलब है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये बता दिया गया कि जो यूट्रस में भेजा जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम, तो वो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा की स्टेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 8 से लेके 16 ब्लास्टोमर के बीच की स्टेज को बोल दिया मोरूला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मोरूला। इस तरीके से हमने नीट 2013 तक के सारे क्वेश्चंस को NCERT में जाकर भी देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब हम NCERT में जाकर उनको नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे, जिससे कि जल्दी से आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो सके। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए फायदेमंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।